नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मदन जयदे श्री जयराम भाई हाई स्कूल नासिक रोड आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी दूसरी इकाई दूसरा पाठ मैं बर्तन मांजूंगा। लेखक हमराज भट्ट, जिन्हें बाल सखा भी कहते हैं। यहां पर लेखक का परिचय है। हमराज भट्ट की बाल सुलभ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। आपकी कहानियां, निबंध, संस्मरण विविध पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। गद्य संबंधी आत्मकथनात्मक कहानी, इसमें स्वयं या कहानी का कोई पात्र मैं के माध्यम से पूरी कहानी का आत्मचित्रण करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समय की बचत, समय की उचित उपयोग एवं अध्ययनशीलता जैसे गुणों को दर्शाया है। लेखक हमराज भट्ट जी ने किस प्रकार केवल अध्ययन पर, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने पर लेखक ने महत्व दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अपनी 9वीं कक्षा की हिंदी लोकवाणी किताब की ओर ध्यान देते हैं। बचपन में कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी। कोई पत्र पत्रिका या किताब पढ़ने को मिल नहीं पाती थी। गुरुजी के डर से पाठ्यक्रम की कविताएं मैं रट लिया करता था। कभी अन्य कुछ पढ़ने की इच्छा हुई तो अपने से बड़ी कक्षा के बच्चों की पुस्तकें पलट लिया करता था। पिताजी महीने में 1-2 पत्र पत्रिका या किताब अवश्य खरीद लाते थे, किंतु वह उनके ही स्तर की हुआ करती थी। इसे पलटने की हमें मनाही हुआ करती थी। अपने बचपन में तीव्र इच्छा होते हुए भी कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि केवल उन्हें अपनी अध्यापन की जो किताबें हैं वही हमेशा पढ़ा करते थे। मतलब यहाँ पर लेखक बहुत ही पढ़ाकू किस्म के थे। पढ़ाकू किस्म के मतलब ज्यादातर पढ़ाई की ओर ध्यान देना, ज्यादातर किताबें पढ़ना, जितना हो सके समय निकाल कर किताबें पढ़ना, इस प्रकार का लेखक का स्वभाव था। 8वीं पास करके जब मैं 9वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए मुझे गांव से दूर एक छोटे शहर में भेजने का निश्चय किया गया तो मेरी खुशी का पारावार न रहा। अब यहाँ पर लेखक के घर वालों ने लेखक को घर से बाहर पढ़ाई के लिए भेजने का निश्चय किया। यह सोचने के बाद तो लेखक बहुत खुश हुए। नई जगह, नए लोग, नए साथी, नया वातावरण, घर के अनुशासन से मुक्त, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास, स्वयं खाना बनाना, खाना, अपने बहुत से काम खुद करने की शुरुआत, इन बातों का चिंतन भीतर ही भीतर आह्लादित कर देता था। आह्लादित करना, आनंदित होना। यानी विद्यार्थी मित्रों, लेखक तो बहुत खुश थे कि उन्हें घर से बाहर पढ़ाई के लिए जाने के लिए मिल रहा था। वो क्या सोचते थे? नई जगह, नए लोग, नए साथी, नया वातावरण और घर के अनुशासन से मुक्त। ऐसे परिस्थिति में
लेखक अब बाहर जाने के लिए तैयार हुए थे। माँ, दादी और पड़ोस के बड़ों की बहुत सी नसीहतों और हिदायतों के बाद मैं पहली बार शहर पढ़ने गया। यहाँ पर नसीहत मतलब उपदेश, सीख, हिदायत मतलब निर्देश देना। पहली बार घर वालों की इच्छाओं के अनुसार लेखक पहली बार बाहर पढ़ने के लिए गए। मेरे साथ गांव के 2 साथी और थे। इसका मतलब लेखक के साथ उनके गांव के साथीदार और 2 जन थे। हम तीनों ने एक साथ कमरा लिया और साथ साथ रहने लगे। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी मित्रों, हकीकत तो यह है कि आज की स्थिति में स्कूल या कॉलेज हुआ तो बहुत से तरफ हॉस्टल की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने पढ़ाई के लिए एक रूम लिया और या फिर एक कमरा लिया और उन कमरे में लेखक और उनके 2 साथीदार रहने लगे। हमारे ठीक सामने 3 अध्यापक रहते थे। लेखक के सामने, जहां पर लेखक ने कमरा लिया था, उस कमरे के सामने 3 अध्यापक रहते थे। पुरोहित जी जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, यहाँ पर पहला अध्यापक है जो कि उनका नाम है पुरोहित जी, वे हमें हिंदी पढ़ाते थे। खान साहब बहुत विद्वान और संवेदनशील अध्यापक थे। यहाँ पर खान साहब यह जो अध्यापक थे बहुत ही होशियार और विद्वान थे। वह भूगोल के अध्यापक थे, किंतु संस्कृत छोड़कर वे हमें सारे विषय पढ़ाया करते थे। मतलब यह जो खान साहब है विद्यार्थी मित्रों, इतने होशियार थे कि केवल संस्कृत विषय छोड़कर वे सभी विषय पढ़ाया करते थे। तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे, जो हमें जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे। तीसरे जो अध्यापक थे विद्यार्थी मित्रों, उनका नाम है विश्वकर्मा जी, जो कि वे हमें साइंस यानी जीव विज्ञान शास्त्र पढ़ाते थे। गांव से गए हम तीनों विद्यार्थियों में उन तीनों अध्यापकों के बारे में पहली चर्चा यह रही कि वे तीनों साथ साथ कैसे रहते हैं और बनाते खाते हैं। अब यहां पर विद्यार्थी मित्रों, लेखक को तो सबसे अचंभे की बात यह लगी कि पुरोहित जी और खान साहब, विश्वकर्मा जी, ये तीनों अध्यापक एक साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि यहां तक कि वह तीनों भी साथ में मिलकर खाना भी बनाते थे। विद्यार्थी मित्रों, जब यह ज्ञान हो गया कि शहर में गांव जैसा ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं होता, तब उन्हीं अध्यापकों के बारे में एक दूसरी चर्चा हमारे बीच होने लगी। विद्यार्थी मित्रों, हकीकत तो यह है कि गांव में ज्यादा प्रमाण में जात पात का प्रमाण होता है, लेकिन शहर में इस प्रकार का जो जात पात है वह लेखक को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हम समझ सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, पुरोहित जी, खान साहब और विश्वकर्मा जी यह अलग अलग जाति धर्म के हैं विद्यार्थी मित्रों, फिर भी यह तीनों अध्यापक एक साथ रहते हैं। मतलब यही है विद्यार्थी मित्रों कि गांव में जात पात ज्यादा दिखाई देता है, मगर शहर में वैसा कुछ भी
नहीं है। यह लेखक के तब समझ में आया। पन्ना नंबर 30। होता यह था कि विश्वकर्मा सर रोज सुबह शाम बर्तन मांजते हुए दिखाई देते। अब विद्यार्थी मित्रों, विश्वकर्मा सर जी जो रोज हमें बर्तन मांजते दिखाई देते थे, जो कि हमारे पाठ का नाम भी यही है विद्यार्थी मित्रों, मैं बर्तन मांजूंगा। जबकि यहां पर विश्वकर्मा सर रोज सुबह शाम बर्तन मांजते दिखाई देते थे। खान साहब या पुरोहित जी को हमने कभी बर्तन धोते नहीं देखा। विश्वकर्मा जी उम्र में सबसे छोटे थे। यहां तक के तीनों अध्यापकों में, खान साहब और पुरोहित जी, इन दोनों अध्यापक में विश्वकर्मा जी सबसे छोटे उम्र के थे। हमने सोचा कि शायद इसलिए उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं और स्वयं दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं, लेकिन वे बर्तन मांजने के लिए तैयार होते क्यों हैं? लेखक यहां पर सोचने लगे कि अरे यकीनन विश्वकर्मा जी, खान साहब और पुरोहित इन दोनों अध्यापक से छोटे हैं, इसीलिए उन्हें जबरन बर्तन धोने के लिए कहते होंगे। लेखक इस प्रकार का सोचने लगे। हम तीनों में तो बर्तन मांजने के लिए रोज ही लड़ाई हुआ करती थी। अब विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि लेखक के साथ लेखक के गांव से और दो मित्र भी बाहर पढ़ाई करने के लिए, बाहर शहर में पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन लेखक के साथ उनके जो दो मित्र हैं वह भी बाहर कमरा लेकर रहते हैं और वह भी खाना बनाते हैं। पर विद्यार्थी मित्रों, लेखक ने क्या कहा कि हम तीनों में बर्तन मांजने के लिए हमेशा तू में लड़ाई हुआ करती थी। पर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं विद्यार्थी मित्रों कि खान साहब और पुरोहित जी, इन दोनों से विश्वकर्मा सर तो सबसे छोटे हैं, लेकिन विश्वकर्मा सर क्या कर रहे हैं? हमेशा बर्तन मांजते हैं, बर्तन धोते हैं। मुश्किल से ही कोई बर्तन धोने के लिए राजी होता है। हम तीनों में मुश्किल से ही कोई बर्तन धोने के लिए तैयार होता है। विश्वकर्मा सर को और शौक था पढ़ने का। अब विद्यार्थी मित्रों, धीरे धीरे आपके भी समझ में आ जाएगा कि क्यों विश्वकर्मा सर जी यह बर्तन मांजने के लिए तैयार क्यों हुए। क्योंकि और एक बात है कि विश्वकर्मा सर जी को पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा शौक था, पढ़ने का भी बहुत ज्यादा शौक था। मैं उन्हें जब भी देखता पढ़ते हुए ही देखता हूं। यहां पर लेखक ने बार बार यही कहा है कि विश्वकर्मा सर जी को मैंने जब भी देखा हमेशा उन्हें पढ़ते हुए ही देखा। गजब के पढ़ाकू थे वह। पढ़ाकू मतलब हर समय कुछ ना कुछ पढ़ने वाला, जिन्हें हम पढ़ाकू कहते हैं। क्योंकि विश्वकर्मा सर जी, जिन्हें हमेशा पढ़ने की ही आदत थी, एकदम किताबी कीड़ा। एकदम किताबी कीड़ा मतलब हर बार किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें किताबी कीड़ा भी कहा गया है। धूप सेक रहे हैं तो हाथों में किताब खुली है। बाहर आंगन में धूप सेक रहे हैं मतलब धूप में बैठे हैं, उस वक्त भी हाथ में खुली किताब है। टहल रहे हैं तो वे पढ़ रहे हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, उस वक्त भी वे पढ़ रहे हैं। स्कूल में भी
खाली पीरियड में उनकी मेज पर कोई न कोई पुस्तक खुली रहती। यहाँ तक के स्कूल में भी खाली समय में भी वो ज्यादा से ज्यादा किताबें ही पढ़ा करते थे। विश्वकर्मा सर को ढूंढना हो तो वो पुस्तकालय में मिलेंगे। पुस्तकालय जिन्हें हम लाइब्रेरी भी कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। अगर विश्वकर्मा सर जी को अगर ढूंढना हो तो उन्हें कहीं ढूंढना हो तो केवल वह पुस्तकालय में ही मिलते थे। वे तो खाते समय भी पढ़ते थे। देखो विद्यार्थी मित्रों, पढ़ने का उन्हें इतना लगाव था कि खाते समय भी, टहलते समय भी, यहां तक कि धूप सेकते समय भी हमेशा पढ़ते ही रहते थे। उन्हें पढ़ते देखकर मैं बहुत ललचाया करता था। यहां तक कि लेखक बार बार सोचते थे कि अरे विश्वकर्मा सर, उन्हें कितना पढ़ाई का शौक है। उनके कमरे में जाने और उनसे पुस्तकें मांगने का साहस नहीं होता था कि कहीं धुड़क न दे कि कोर्स की किताबें पढ़ा करो। यहां तक के अगर उनके कोई घर में जाने के बाद कहीं ऐसा न कहे कि नहीं बाकी कुछ किताबें मत पढ़ो, केवल अपनी कोर्स की मतलब अपने अभ्यासक्रम की ही किताबें पढ़ा करो, इस प्रकार के बातें करते थे। बस उन्हें पढ़ते देखकर, उनके हाथों में रोज नई नई पुस्तकें देखकर मैं ललचाकर रह जाता था। विद्यार्थी मित्रों, एक बात विशेष यहाँ पर देखने में आई है। लेखक ने क्या कहा है कि विश्वकर्मा जी के हाथ में रोज नई नई किताबें लेखक देखते थे। कभी कभी मन करता था कि जब बड़ा होऊंगा तो गुरुजी की तरह ढेर सारी किताबें खरीद लाऊंगा और ठाठ से पढ़ूंगा। देखो विद्यार्थी मित्रों, लेखक भी अब सोचने लगे कि विश्वकर्मा सर हमेशा किताब पढ़ते थे। हर समय उनके हाथ में नई नई किताबें दिखाई देती थी। अब तो लेखक ने भी यह सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सारी किताबें खरीदूंगा और उन्हें मन लगाकर पढ़ूंगा। तब कोर्स की किताबें पढ़ने का झंझट नहीं होगा। बड़े होने के बाद विद्यार्थी मित्रों, कोई आपको यह नहीं कहेगा कि आप इस प्रकार के कोर्स की किताबें 8वीं कक्षा की या 9वीं कक्षा की या 10वीं कक्षा की किताबें पढ़ो, क्योंकि बड़े होने के बाद आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो भी किताबें, जितनी चाहे उतनी किताबें आप पढ़ सकते हैं। एक दिन धुले बर्तन भीतर से जाने के बहाने मैं उनके कमरे में चला गया। एक बार लेखक ने क्या किया, विश्वकर्मा सर के कमरे में चले गए। देखा तो पूरा कमरा पुस्तकों से भरा था। उस वक्त लेखक जी ने देखा कि किस प्रकार विश्वकर्मा सर का जो पूरा कमरा है वह किताबों से, पुस्तकों से भरा पड़ा है। उनके कमरे में अलमारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जमीन पर ही पुस्तकों की ढेरिया बना रखी थी। अलमारी जिसे हम कपाट भी कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। विश्वकर्मा सर के यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई भी कपाट या फिर अलमारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक के ऊपर एक इस प्रकार किताबों की जो गड्डियां है, ढेरिया है, वह जमीन पर ही रखी थी। कुछ चारपाई पर, कुछ तकिए के पास और कुछ मेज पर करीने से रखी हुई थी। लेकिन करीने से मतलब ठीक ठाक ढंग से, व्यवस्थित रूप से यह सभी किताबें रखी हुई थी। कुछ चारपाई के पास, कुछ तकिए के पास, ठीक ढंग से सभी किताबें रखी हुई थी।
मैंने बर्तन एक और रखे और स्वयं उस पुस्तक प्रदर्शनी में खो गया। अब यहाँ पर लेखक ने क्या कहा? हम विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि ज्यादा अगर किताबें रही तो हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी, पुस्तकालय या फिर पुस्तक प्रदर्शनी ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी लेखक ने क्या कहा कि अंदर जाने के बाद लेखक भी उस पुस्तक प्रदर्शनी में अंदर चले गए। मुझे गुरुजी का ध्यान ही नहीं रहा, जो मेरे साथ ही खड़े मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेखक उन किताबों में इतने मशगूल हो गए कि लेखक को यह ध्यान भी नहीं रहा कि लेखक के पीछे विश्वकर्मा सर खड़े हुए हैं और सर लेखक को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैंने एक पुस्तक उठाई और इत्मीनान से उसका एक एक पृष्ठ पलटने लगा। अब लेखक ने क्या किया? उन किताबों में से एक किताब उठाकर धीरे धीरे पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद गुरुजी ने पूछा, पढ़ोगे? मेरा ध्यान टूटा। जी पढ़ूंगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि हाँ, मैं भी किताबें पढ़ना चाहता हूँ, मैं और किताबें पढ़ूंगा। उन्होंने तत्काल छांटकर एक पतली पुस्तक मुझे दी और कहा, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। फिर विश्वकर्मा सर ने क्या किया? लेखक से पूछा, तुम किताबें पढ़ना चाहोगे? हाँ, मैं किताबें पढ़ना चाहूंगा। फिर लेखक ने क्या किया? लेखक को विश्वकर्मा सर ने एक पतली सी किताब उन्हें दे दी और कहा कि इसे पढ़ लो और पढ़ने के बाद फिर दूसरी किताब जरूर ले जाना। मेरे हाथ जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। अब जब लेखक ने यह सोचा कि अरे, मुझे तो बहुत बड़ा खजाना मिल गए जैसा लेखक सोचने लगे, क्योंकि इसके पहले गांव में रहने के बाद केवल अभ्यासक्रम की या फिर कोर्स की जो किताबें हैं वही पढ़ते थे। अब लेखक ज्यादा से ज्यादा बाहर की ये जो किताबें हैं वो पढ़ने की उनकी जो इच्छाएं है, शौक है, वह पूरा होने वाला था। वह पुस्तक मैंने एक ही रात में पढ़ डाली। जब विश्वकर्मा सर ने एक पतली सी किताब जब लेखक को दी तो लेखक ने भी मन लगाकर एक ही रात में वह जो पूरी किताब पढ़ ली। उसके बाद गुरुजी से लेकर पुस्तकें पढ़ने का मेरा क्रम चल पड़ा और फिर लेखक को इस प्रकार से ज्यादा किताब पढ़ने का जो शौक है वह बढ़ता गया। मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे कि मैं इधर उधर की पुस्तकों, पन्ना नंबर 31, मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे कि मैं इधर उधर की पुस्तकों से समय बर्बाद करता हूँ, किंतु वे मुझे पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। यहाँ तक के मेरे जो दो मित्र थे वह बार बार मुझे यही कहते थे कि क्यों बेवजह किताबें पढ़ने में अपना समय बर्बाद करते हो। पर यहां तक के वे यह भी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना अच्छी बात है। वे कहते, जब कोर्स की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उब जाओ तब झट कोई बाहरी रुचिकर पुस्तक पढ़ा करो। हाँ, तुम्हें अगर बाहर की किताबें पढ़ना है तो जरूर पढ़ो, मगर कब? जब अपना जो अभ्यासक्रम है, अपने जो कोर्स की किताब है वह पूरी होने के बाद फिर तुम दूसरी बाहर की जो किताबें हैं वह पढ़ा करो। विषय बदलने से दिमाग में ताजगी आती है। ताजगी इसका मतलब
ताजापन। विषय बदलने पर हमें ज्यादा से ज्यादा ताजगी आती है। इस प्रयोग से पढ़ने में मेरी भी रुचि बढ़ गई और विषय भी याद रहने लगा। अब लेखक क्या करने लगे विद्यार्थी मित्रों कि अपनी कोर्स बुक के साथ साथ दूसरी जो बाहर की जो रुचिकर किताबें हैं वह भी अब बहुत पढ़ने लगे। इसलिए लेखक का पढ़ने में और ज्यादा मन लगने लगा। वे स्वयं मुझे ढूंढ ढूंढ कर किताबें देते। अब विश्वकर्मा सर भी अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा किताबें अब लेखक को देने लगे। पुस्तक के बारे में बता देते कि अमुक पुस्तक में क्या क्या पठनीय है, और यहाँ तक के विश्वकर्मा सर भी बताते थे कि तुम इस प्रकार की किताबें पढ़ा करो। इस प्रकार की किताब में क्या क्या देखने जैसा है, पढ़ने जैसा है। इससे पुस्तक को पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती थी और यहां तक के लेखक को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने का और आनंद आता था। कई पत्रिकाएं उन्होंने लगवा रखी थी, उनमें बाल पत्रिकाएं भी थी। यहां तक के लेखक ने कई पत्रिका लगा रखी थी, पर यहां तक के उन्होंने बाल पत्रिकाएं भी लगाए रखी थी। उनके साथ रहकर 12वीं कक्षा तक मैंने खूब स्वाध्याय किया। यहां तक के लेखक ने 12वीं कक्षा तक बहुत अध्ययन किया। धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे। अब विश्वकर्मा सर और लेखक अच्छे मित्र हो गए थे। अब मैं निसंकोच उनके कमरे में जाता और जिस पुस्तक की इच्छा होती पढ़ता और फिर लौटा देता। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक निसंकोच विश्वकर्मा सर के पुस्तकालय में जाते और जो भी किताबें चाहिए वह ले लेते थे। उनका वह बर्तन धोने का क्रम जो का तो बना रहा। अब लेखक का बर्तन धोने का जो क्रम है वह भी बना रहा। अब उनके साथ मेरा संकोच बिल्कुल दूर हो गया था। अब लेखक का विश्वकर्मा सर के प्रति जो डर लगता था वह अब बिल्कुल कम हो गया था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर आप केवल बर्तन ही क्यों धोते हैं? अब देखो विद्यार्थी मित्रों, लेखक ने क्या कहा कि विश्वकर्मा सर से क्या कहा कि आप केवल हमेशा बर्तन ही क्यों धोते हैं? दोनों गुरुजी खाना बनाते और आपसे बर्तन धुलवाते हैं। दोनों गुरुजी आपसे बर्तन धुलवाते हैं और वो केवल खाना बनाते हैं। यह भेदभाव क्यों? वे थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कारण जानना चाहोगे? अब विश्वकर्मा सर ने लेखक से कहा कि जी हाँ, मैं हमेशा बर्तन मांजता हूं, बर्तन धोता हूं। आप इसके लिए कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा, भोजन बनाने में कितना समय लगता है? मैंने कहा करीब 2 घंटे। भोजन बनाने के लिए कितना समय लगता है? करीब 2 घंटे लगते हैं। वे थोड़ा मुस्काए और बोले, कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा, भोजन बनाने में कितना समय लगता है? मैंने कहा करीब 2 घंटे। और बर्तन धोने में? मैंने कहा यही कोई 10 मिनट, बस यही कारण है। उन्होंने कहा और मुस्कुराने लगे। आप अब
अब आप जान गए होंगे विद्यार्थी मित्रों, खाना बनाने के लिए पूरे 2 घंटे लगते हैं और बर्तन धोने के लिए केवल 10 मिनट लगते हैं विद्यार्थी मित्रों। अब लेखक की समझ में आया कि अरे हाँ, विश्वकर्मा सर केवल बर्तन ही क्यों मांजते हैं, बस यही कारण है, उन्होंने कहा और मुस्कुराने लगे। मेरी समझ में नहीं आया तो उन्होंने विस्तार से समझाया, देखो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब उन्होंने क्या कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बर्तन इसलिए धोता हूं क्योंकि खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं और बर्तन धोने में सिर्फ 10 मिनट। अब विश्वकर्मा सर ने लेखक से कहा कि मैं इसलिए बर्तन धोता हूं कि बर्तन धोने के लिए केवल 10 मिनट लगते हैं और खाना बनाने के लिए पूरे 2 घंटे लगते हैं। ये लोग रसोई में 2 घंटे काम करते हैं, स्टोव का शोर सुनते हैं और धुआं अलग से सूंघते हैं। यहां तक के खान सर और पुरोहित सर जो 2 घंटे तक रसोई में काम करते हैं, स्टोव का शोर और धुआं अलग से सूंघते हैं, मैं 10 मिनट में सारा काम निपटा देता हूं और 1 घंटा 50 मिनट की बचत करता हूं और इतनी देर पढ़ता हूं। अब लेखक से क्या कहा विश्वकर्मा सर ने कि मैं केवल 10 मिनट बर्तन धोता हूं और पूरे 1 घंटा 50 मिनट मुझे ज्यादा मिलते हैं। इस ज्यादा मिले हुए समय में मैं अधिक से अधिक पढ़ता हूं। जब जब हम तीनों में काम का बंटवारा हुआ तो मैंने ही कहा कि मैं बर्तन मांजूंगा। जब खान सर, पुरोहित सर और विश्वकर्मा सर इन तीनों में काम का बंटवारा हुआ तो विश्वकर्मा सर ने खुद ही कहा कि मैं बर्तन मांजूंगा। वे भी खुश और मैं भी खुश। उनका समय बचाने का यह तर्क मेरे दिल को छू गया। अब लेखक की भी समझ में आया कि विश्वकर्मा सर क्यों बर्तन मांजते थे, क्योंकि अब हमें भी समझ में आया विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि बर्तन मांजने के लिए केवल 10 मिनट और खाना बनाने के लिए पूरे 2 घंटे। और यहां तक के जो स्टोव है उसका शोर सुनो, अलग से धुआं भी इसीलिए, और यहां तक के विश्वकर्मा सर के कुल 1 घंटा और 50 मिनट ज्यादा मिलते थे। उस ज्यादा मिले हुए समय में लेखक से क्या कहा कि इन ज्यादा मिले हुए समय में क्या करते थे, वो अधिक से अधिक पढ़ते थे। उस दिन के बाद मैंने भी अपने साथियों से कहा कि मैं दोनों समय बर्तन धोया करूंगा। अब लेखक ने भी अपने साथियों से क्या कहा कि अगली बार मैं भी बर्तन ही धोया करूंगा, वे खाना पकाया करे। लेखक के जो 2 मित्र हैं वह खाना बनाते थे और लेखक बर्तन धोते थे। वे तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक की समझ में आ गई बात कि लेखक बर्तन धोया करते थे। क्यों? क्योंकि उन लेखक जानते थे कि बर्तन धोने के लिए बहुत कम समय लगता है और खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। वे तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे। और यहां तक के लेखक सोचने लगे कि लेखक के मित्र उन्हें मूर्ख समझने लगे।
जैसे हम विश्वकर्मा सर को समझते थे, लेकिन मैं जानता था कि मूर्ख कौन है। अब लेखक जानते थे कि हकीकत में मूर्ख कौन है। अधिक से अधिक समय किसका बच रहा है।